everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the Edu Mentors YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss about the recently released budget by the Finance Minister of India, that is the budget of 2023-24, right? First of all, few things you have to remember, and that is, see, in our constitution there is no word called as budget. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 112 we have a word called as annual financial statement, right? वी हैव अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं कितना हमारे पास रेवेन्यू आया, राइट, एंड हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू लाइक स्पेंड द एक्सपेंडिचर. So basically the receipt of the overall revenue and the expenditure, right? So in this budget we will discuss the major highlights of 2023 budget. क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन सी प्रोमिनेंट स्कीम इस बार इंट्रोड्यूस हुई है, क्या थीम रही है बजट की, बिकॉज हमारे एग्जाम में इसी तरह से एग्जाम में एमसीक्यू पुटअप होता है, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट थिंग, विजन क्या है? तो जैसा आपको पता होगा अभी आजादी अमृत महोत्सव चल रहा है, तो जो अमृत काल का जो विजन है उसे ही आगे बढ़ाया गया है. तो फॉर द विजन ऑफ द अमृत काल, तो मेजर आइडियाज क्या रखे हैं? टू एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी, राइट? तो फाइनेंस मिनिस्टर का यहाँ पर कहना है कि इस बार हम ध्यान किस पर देंगे इन फ्यूचर? हम टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जिसमें स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंसेस, और मेजर जो एजेंडा है वो है जन भागीदारी पर. आपको पता होगा इस बार की जो रिपब्लिक डे परेड जब हुई थी 2023 वाली, तो उसकी जो थीम रही वो भी जन भागीदारी रही, है ना, जिसमें आपका सबका साथ सबका प्रयास, बेसिकली जन भागीदारी बेसिकली, जिसमें सब हम everybody is included, right? So this is the vision of for the अमृत काल. तो इसके लिए विजन फॉर अमृत काल के लिए क्या क्या है? एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी हमें बनानी है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटी फॉर द सिटीजन विथ फोकस ऑन यूथ. तो जैसे एक स्कीम आई है इस बार, पीएम विकास, राइट? सो पीएम विकास स्कीम इज देयर, राइट? उसके अलावा वी हैव अ स्पेशल पैकेज फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन. ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट. पर यहाँ पर फोकस है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनवाओ, राइट? वुमेन को मोर वो इकोनॉमिक बिल्डिंग पे वुमेन आए. जो विश्वकर्मा आपका जो पीएम विकास है, इट इज बेसिकली द विश्वकर्मा कौशल सम्मान. तो विश्वकर्मा कौशल सम्मान, इट इज बेसिकली फॉर द पीपल, जैसे जो हमारी आर्टिशन कम्युनिटी होती है ना, जिन्हें विश्वकर्मास बोलते हैं ना, आर्टिशन कम्युनिटी होती है, तो उनका एक तरीके से एम्पावरमेंट करो, तभी आप एक इंक्लूसिव इकोनॉमी में उन्हें डाल पाओगे, राइट? आर्टिशन कम्युनिटी हो गई, ठीक है, जो आपके कारपेंटर टाइप जॉब्स हो गई, राइट? तो दिस इज ऑल. तो इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग द ग्रोथ इन जॉब क्रिएशन, राइट? क्योंकि अमृत काल में ये है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. अब ये जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, इसमें बेसिकली क्या एजेंडाज होते हैं? इसमें होता है भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो, राइट, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस उसे कम करो, राइट, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाना है. बेसिकली ये एजेंडाज आपका विजन फॉर अमृत काल में रखे गए, राइट? अब आगे चलते हैं और इस बार के बजट की प्रायोरिटीज देखते हैं. तो इस बार के बजट में एक वर्ड आया है आपका सप्तऋषि. तो व्हाट इज द सप्तऋषि? सप्तऋषि इज बेसिकली द 7 प्रायोरिटीज, जो मतलब 7 एजेंडा 7 टारगेट्स होंगे जिन पर्टिकुलर डायरेक्शंस में काम होगा अमृत काल में, ठीक है? तो इन दिस वी हैव इंक्लूसिव डेवलपमेंट. अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक होलिस्टिक टर्म है. इंक्लूसिव डेवलपमेंट में आपका एजुकेशन डेवलपमेंट आता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आता है, हेल्थ डेवलपमेंट आता है, राइट? इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे काम होगा. रीचिंग द लास्ट माइल, लास्ट माइल जो गांधी जी का भी एजेंडा था कि भाई लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लास्ट जो पुअर ऑफ द पुअरेस्ट है, जो वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, वहां तक डेवलपमेंट हमें देखना है. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है. अनलीजिंग द पोटेंशियल, अनलीजिंग द पोटेंशियल बेसिकली जो इंडिया अभी मेजर डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर देखो, इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो उसका पोटेंशियल यूटिलाइज करो. ग्रीन ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रीन ग्रोथ
आज के समय पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए, ग्रीन ग्रोथ, रूथ पावर। तो जैसे मैंने बोला कि इंडिया यंगेस्ट कंट्री है, तो यूथ पावर को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फाइनेंशियल सेक्टर। तो दीज आर द 7 प्रायोरिटीज ऑफ द बजट ऑफ 2023-24। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन याद रखना दैट सप्तऋषि टर्म क्या है। तो सप्तऋषि टर्म इज बेसिकली द द प्रायोरिटीज ऑफ दिस पर्टिकुलर बजट। अब एक एक करके इसे डिस्कस करते हैं। So first and foremost is the inclusive development. So as I said, that inclusive development includes everything. It includes development of agriculture sector, health sector, education sector, right? So first we will discuss the agriculture and cooperatives in this, right? अब क्या क्या मेजर स्कीम है एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेटिव्स। अभी आपने देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर वर अ फार्म प्रोटेस्ट आल्सो, है ना। over the period of time there is a committee called as the अशोक डलवाई कमेटी, जिसने बोला है कि भाई हम डबल कर देंगे फार्मर्स इनकम को, राइट। फार्मर्स इनकम को डबल करने का टारगेट था उसका 2022 तक, है ना, अशोक डलवाई कमेटी का, राइट। हमारे इंडिया में अभी भी आपने देखा है दैट 68% ऑफ पॉपुलेशन विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद व्हाट एग्रीकल्चर सेक्टर। तो क्या क्या काम इसमें हो रहे हैं। सबसे पहले मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट सेक्टर के लिए क्रेडिट बढ़ाया गया है। हालांकि आपके एग्जाम में ना ये वाली फिगर्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो फिगर्स इंपॉर्टेंट होगी दैट आई विल मेक यू रिमाइंड। एग्रीकल्चर एक्सिलरेटर फंड, जो बेसिकली आज के समय पे आपने देखा होगा स्टार्टअप कल्चर है, लेकिन क्या हम एग्री स्टार्टअप पे भी काम चल रहे हैं। तो उसे बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सिलेटर फंड जो एनकरेज करा गया है, बेसिकली स्टार्टअप इन रूरल एरिया। आपने अर्बन किसान जैसे स्टार्टअप्स भी देखे होंगे, राइट। तो एग्रीकल्चर एरिया में स्टार्टअप को बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में स्टार्टअप्स को बढ़ाया जाए, राइट। आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बूस्ट प्रोडक्शन इन दी हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। देखो इंडिया में ये आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी कहना था कि हम एक ही तरह का एग्रीकल्चर करते हैं, वी शुड स्प्रेड द एग्रीकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर को अगर हम बूस्ट करेंगे तो उससे फायदा ये होता है कि फार्मर्स के पास ऑप्शन होता है और इनकम जनरेशन का, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम यही है कि आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पर भी ध्यान दो, राइट। नाउ लास्ट बट नेक्स्ट इज द 20 लाख करोड़ क्रेडिट फॉर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर। तो एनिमल हस्बेंड्री आपको पता होगा कि ये भी फार्मर इनकम में हेल्प करता है ना। सपोज करो कोई इस तरह का एरिया जो इतना ज्यादा फर्टाइल नहीं है, तो वहां पर एनिमल हस्बेंड्री इज अ वेरी गुड थिंग। डेयरी, फिशरीज, फिशी सेक्टर्स को बढ़ावा दो। तो फॉर दैट 20 लाख करोड़ credit has been provided now, right? Additional storage capacity for the farm produce, this is again a very important thing because जो agriculture है, agriculture में जो products होते हैं वो perishable items होते हैं, right? तो proper logistics होना, food processing industry होना, proper storage capacity होना, तो it will help farmers to अपने वो प्रोडक्ट को एक अच्छे प्राइस पर, क्योंकि स्टोरेज आपके पास अगर फैसिलिटीज होगी फार्मर के पास तो उसकी एक बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, राइट। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट एंड दिस स्कीम यू हैव टू रिमेंबर दैट इज श्री अन्न। अभी आपने देखा होगा 2023 जो 2023 है उसे यूनाइटेड नेशन ने भी आपका ईयर फॉर मिलेट्स के लिए आपका डिक्लेयर किया है। अब मिलेट्स में बेसिकली आता है आपका रागी, ज्वार, बाजरा, राइट। तो ये जो क्रॉप्स हैं दे आर गुड इन प्रोटीन ऑल्सो एंड ये पानी वगैरह कम लेती है, मतलब इन्हें इतने ज्यादा हाई इरिगेशन फैसिलिटीज की जरूरत नहीं होती। और इंडिया अभी भी प्रेजेंटली वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, राइट। तो ये जो श्री अन्न जो है, तो ये बेसिकली मिलेट प्रोडक्शन को, मिलेट्स के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देगा। तो इट इज अ गुड स्कीम। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दैट श्री अन्न इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, राइट। सो इस तरह के एग्जाम पॉइंटर्स आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं आगे। तो अब यही मेजर आपके एजेंडाज है जो एग्रीकल्चर और कॉर्पोरेटिव्स को बढ़ावा देने के लिए हैं। तो इसमें आपका कॉर्पोरेशन आ गया, राइट। जैसे अमूल कॉर्पोरेटिव, इस तरह के कॉर्पोरेशन बढ़ाओ। एनहांस प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, कॉटन क्रॉप, ठीक है, कॉटन क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, क्योंकि कॉटन क्रॉप एक ऐसी क्रॉप है
जो एज एन रॉ मटेरियल यूज होगा, एंड इट हेल्प्स यू नो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, एंड ऑल्सो वी कैन एक्सपोर्ट कॉटन। तो कॉटन इज अ थिंग जो कि अल्टीमेटली इकोनॉमिक बूस्ट कर सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, जैसे मैंने बताया, एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड निकाला गया है। एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेशन को बढ़ावा दो। ठीक है, हमने 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन भी इस्टेब्लिश करी है इंडिया में, जिसके हेड भी आपके जो होम मिनिस्टर है, जिसके मिनिस्टर, राइट, तो वो चेयर कर रहे हैं उसे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन को। आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ठीक है, श्री अन्न स्कीम एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स आर वी ऑलरेडी डिस्कस, इट इज जस्ट दैट कि मेजर मेजर पॉइंटर्स हैं, ये हमें ध्यान रखने हैं। इसमें श्री अन्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं, और क्या हम देख सकते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट में। तो जैसे मैंने बोला, हेल्थ एजुकेशन स्किलिंग, तो अफोर्डेबल हेल्थ टू एवरीवन। हमने 2018 में एक प्रोग्राम आया था इंडिया में जिसका नाम था आयुष्मान भारत, राइट, आयुष्मान भारत वाज देयर। तो आयुष्मान भारत आज के समय पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि आपका ₹5 लाख पर फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, कोरोना के टाइम पे हमने देखा था हेल्थ क्राइसिस भी एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो सकती है ना। तो उसी को देखते हुए हमने हेल्थ एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है हमारे इस बार के बजट में, दैट इज 2.1%। फिर देर आर एनीमिया डिजीज, ठीक है, तो इस स्किल्ड सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन हमने लॉन्च किया है। तो जैसे एनीमिया एक डिजीज होता है जो कि आयरन डेफिशिएंसी से होता है, राइट, और आपको ये पता होना चाहिए दैट इंडिया में सबसे ज्यादा एनीमिया की प्रॉब्लम्स, सबसे ज्यादा मतलब एनीमिया इफेक्टेड फीमेल्स इंडिया में रहती है। तो उसी को देखते हुए मिशन भी आपका लॉन्च किया गया है। देन 153 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस, हमने देखा कोरोना के टाइम पे कितना ज्यादा हमें वॉलेंटियर्स की जरूरत पड़ी, राइट। तो न्यू नर्सिंग कॉलेजेस बीन established, दैट इज 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस बीन established, then joint public and the private medical research to encourage, right, via select ICMR labs, the new program to promote research in pharmaceuticals to be launched. This is very good thing। भाई हेल्थ में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। हालांकि अभी आपने देखा था कि इंडिया पहली कंट्री बना है जिसने कोरोना के लिए एक नेसल स्प्रे भी बनाया है, और फर्स्ट डीएनए बेस्ड वैक्सीन भी इंडिया में एस्टैब्लिश हुई है फॉर कोरोना, है ना। तो उसका भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। सो फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट। मूविंग फॉरवर्ड द टीचर्स ट्रेनिंग, क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में आपका टीचर ट्रेनिंग भी है, क्योंकि एजुकेशन एनहांसमेंट है। तो एक्सेसिबल एजुकेशन एंड स्किलिंग, तो इसमें अगेन एजुकेशन के लिए 2.9% ऑफ द जीडीपी फाइनेंशियल ईयर में दिया गया है आपका एजुकेशन सेक्टर को, जो जाएगा रिवैम्प टीचर्स ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, राइट। तो दिस इज अ थिंग कि टीचर्स ट्रेनिंग जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पर, ठीक है, रिवैम्प करो टीचिंग। ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टू सेटअप फॉर द चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ताकि बच्चों को, आजकल आपको पता है ई एजुकेशन, राइट, रिमोट टू रिमोट एरियाज में एजुकेशन प्रोवाइड, तो डिजिटल लाइब्रेरी से भाई आपका बुक्स की एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी बच्चों को जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा एनसीईआरटी ई विद्या पोर्टल भी एक आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, तो इसी तरह से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इज बीन सेटअप। स्टेट विल बी एनकरेज टू सेटअप अ फिजिकल लाइब्रेरीज एट पंचायत एंड वार्ड लेवल, इज अ वेरी गुड थिंग। दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि स्टेट लेवल, स्टेट में, क्योंकि आपको पता है एजुकेशन जो है ना कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है ना। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा शेड्यूल 7 है, तो शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है जिसमें यूनियन एंड स्टेट बोथ हैव पावर्स, राइट। तो पंचायत लेवल पर लाइब्रेरीज वगैरह स्टैब्लिश करी जाए ताकि जो बच्चे रिमोट एरियाज में रहते हैं उन्हें भी इक्वल फुटिंग मिल पाए, इक्वली जो मेट्रो सिटीज में बच्चे रह रहे हैं उनके साथ वो compete कर पाए, राइट। दिस इज अ गुड थिंग। देन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 टू स्किल लैक ऑफ यूथ, है ना। तो पीएम कौशल, ये केवीवाई है, कौशल विकास योजना, राइट। तो इसका 4th एडिशन 4.0 एडिशन लॉन्च किया गया है,
और ये इसका आइडिया क्या है, स्किल डेवलपमेंट, राइट, स्किल लैक्स ऑफ यूथ, है ना, स्किल डेवलपमेंट, बेसिकली कोई स्किल ट्रेनिंग यूथ को प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है, जैसे कोडिंग हो गई आजकल, ठीक है, तो इस तरह से कोई स्किल एक दी जाए बच्चों को, मतलब यूथ को, सो दैट दे कैन इजीली अर्न देयर ब्रेड एंड बटर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ कम टू द प्रायोरिटी वन। तो प्रायोरिटी टू, प्रायोरिटी वन हमने देख लिया, इसमें टीचर ट्रेनिंग की बात है, हेल्थ एंड एजुकेशन की बात है और एग्रीकल्चर की बात है, मेजरली एग्रीकल्चर है, तो इसमें आपको श्री अन्न ध्यान रखना है, ठीक है, श्री अन्न स्कीम में बार बार बोले जा रहा हूँ, ठीक है, एनीमिया एनिमेशन एलिमिनेशन मिशन याद रखना है, ठीक है, एनीमिया, ठीक है, 157 नर्सिंग कॉलेजेस, राइट। एजुकेशन की जितनी स्कीम्स हैं आप देखोगे आइडली ये पहले से चल रही हैं, जैसे कौशल विकास योजना पहले से चल रही है, बस उसे रिवैम्प कर रहे हैं। अब स्टेट लेवल को पावर दे दिया कि पंचायत पे, स्टेट में पावर दे दिया पंचायत में जाके भी वो अपना लाइब्रेरी वगैरह स्टैब्लिश कर पाए, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा मेजर स्कीम हमें नहीं देखने को मिल रही। आगे आते हैं, तो आते हैं, नेक्स्ट इज द प्रायोरिटी सेकंड, रीचिंग द लास्ट माइल, है ना, ठीक है, ताकि कोई भी बंदा भाई छूटा ना, नो वन टू बी लेफ्ट बिहाइंड, रीचिंग द लास्ट माइल, है ना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी देना। तो अब इसमें, अब लास्ट माइल पे कौन लोग रहते हैं भाई, वो वनरेबल लोग रहते हैं, जैसे ट्राइबल ग्रुप्स है ना, एक्सट्रीम फॉरेस्टेड एरिया में ट्राइबल ग्रुप है, वहां पे माल न्यूट्रिशन जैसी दिक्कतें हैं, वहां पे लैक ऑफ एजुकेशन जैसी दिक्कतें हैं, बेसिक सिविक कम्युनिटीज की दिक्कतें हैं, तो उन्हें सॉल्व आउट करो। तो उसके लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी, जस्ट अ सेकेंड, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। अब ये पीवीटीजी क्या है, तो ये बेसिकली प्रिवेंटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है ना, पीवीजी टीजी, ये जो आपके एक्सट्रीम जो वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं ना, तो प्रिवेंटेबल वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, इसमें एक लिमिटेड ट्राइब्स होती हैं जो बहुत ज्यादा वनरेबल है, उनका ध्यान रखा जाए, तो उसके लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया गया है। जैसे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे आपका बेसिक सिविक एम्यूनिटीज की प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व आउट करो। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सस्टेनेबल मैक्रो इरिगेशन ने ड्रॉट प्रोन रीजन ऑफ कर्नाटका, देखो कर्नाटका भी न्यूज में है, महाराष्ट्र के साथ, है ना, उसका बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है ना, कावेरी वाटर डिस्प्यूट में कर्नाटका रहता है ना, और अभी आप देख रहे हो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ऑल ड्रॉट प्रोन रीजन्स बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, तो उसके लिए जो भी ड्रॉट प्रोन रीजन है कर्नाटका में, वहां पर आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, राइट, एंड इट इज गिवन इन दिस बजट, ठीक है। देन 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये देखो ये जो एकलव्य मॉडल स्कूल है, ये इंडिया में जो मेजर ट्राइबल एरियाज है, जनरली आपको वहां पर ये स्कूल देखने को मिलेंगे, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो अभी आपको पता होता है कि ट्राइबल एरिया जो रिमोट एरियाज है वहां पर एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं है ना, तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टे स्टैब्लिश करे गए थे कि इन एरिया में आपका एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, राइट, तो ये और बढ़ गए हैं, ठीक है, इसमें टीचर्स का एलोकेशन हो गया है, तो मोर देन ये फिगर्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट जस्ट रिमेंबर द एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल किस एरिया में काम करते हैं, राइट। फ्री फूड गेन टू ऑल, अंत्योदया एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड, तो इसमें आपको पता ही है कि ये शायद मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी बताया था कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है उसी की तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राइट, अन्न योजना, ये योजना जो है इसमें आपको सब्सिडाइज रेट पर वीट, राइस एंड कोसर ग्रेन्स, जो बेसिकली ज्वार बाजरा रागी, ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, ऑन सब्सिडाइज रेट। हालांकि जब कोरोना पीरियड था तो लॉकडाउन में इसमें पल्सेस भी प्रोवाइड करी गई थी, राइट, तो अंत्योदया में बेसिकली यही है कि भाई कोई आदमी एटलीस्ट खाने से कोई इंडिया में मरेगा नहीं, है ना, खाने से उसे वो डिप्रीव नहीं रहेगा, एटलीस्ट 3 टाइम का खाना शुड बी अश्योर्ड, राइट, तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राइट। अब भारत श्री, अब ये भारत श्री जैसे अभी आपने देखा ना जो मैंने अन्न वाली बताई है, ऐसी अब एक स्कीम है भारत श्री। भारत श्री इज इंपॉर्टेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, और ये कराया जा रहा है डिजिटलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, जो इंडिया के एंशिएंट इंस्क्रिप्शन है उनका डिजिटलाइजेशन करो, है ना, उनके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करो, बेसिकली इंडिया के जो एक हेरिटेज का पार्ट हो गया ये, है ना, तो उसे प्रोटेक्ट किया करो, तो उससे फायदा ये होगा कि
टूरिज्म उस पर्टिकुलर एरिया का बढ़ जाएगा, राइट? सो दिस इज यू हैव टू रिमेंबर. देन पीएम आवास योजना टू इज एनहांस्ड बाय 66%. तो पीएम आवास अगेन, पीएम आवास योजना पहली योजना है, मतलब पुरानी टाइम की योजना है, तो इसमें भी जो आपके बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, है ना, तो उन्हें आइडली घर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है. तो पीएम आवास में एटलीस्ट वन शुड हैव अ शेल्टर टू लिव इन इंडिया. विद दिस आइडिया द पीएम आवास योजना हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर, और इसे थोड़ा और बढ़ा दिया गया है. ठीक है, तो बस याद रखना इसमें पीवीजीटी, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, ड्रॉट जो कर्नाटक वाले रीजन है उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी. तो उससे क्या होगा, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो ब्रिज अप हो पाएंगी, राइट? दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर. तो अगेन मेन मैंने हाईलाइट कर दिया है. तो वाटर फॉर दी ड्रॉट प्रोन रीजन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्रोग्राम. देखो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इंडिया में आया था इन ईयर 2018, और ये जो प्रोग्राम है ना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम लीड करता है नीति आयोग, राइट? नीति आयोग इसे लीड करता है. और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में इनिशियली 1112 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया गया था अक्रॉस द इंडिया, और जो कि बहुत ज्यादा, जहां पर मतलब सोशल इंडिकेटर्स लैक कर रहे थे. ठीक है, तो उनको क्या करो, उनको इंप्रूव करो, वहां पर अच्छी कनेक्टिविटी हो, अच्छे स्कूल्स हो, राइट, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दीज थिंग्स उन्हें प्रोवाइड कराओ. ठीक है, पीएम आवास योजना जैसे मैंने बोला शेल्टर प्रोवाइड कराना, और प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन, तो जो भी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आता है उन्हें बेसिक सिविक एमिनिटीज, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारा काम धाम प्रोवाइड कराने का इसमें आइडिया है, राइट? Now moving forward, the third priority is the infrastructure and investment. Now when I talk about the infrastructure and investment, see, infrastructure and investment development is very important because this infrastructure and investment development, it leads to the capital expenditure, right? ये capital expenditure को बढ़ाता है, और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है कंट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, तो उससे जॉब्स क्रिएट होते हैं, राइट? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, राइट? वो परचेजिंग पावर फर्दर डिमांड को बढ़ाती है इकोनॉमी में, राइट? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज अ गुड साइन, वो होना चाहिए. अब देखते हैं उसके लिए क्या क्या करा है. ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, increase the capital investment outlay by 33.4% to 10 लाख करोड़. अब ये फिगर इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले है वो 33.4% तक बढ़ा दिया गया है, और करीब कितना हो गया, 10 लाख करोड़. 10 लाख करोड़ यू हैव टू रिमेंबर. इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरी टू असिस्ट स्टेक होल्डर्स टू मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. बेसिकली पीपीपी को बढ़ावा देना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है. इससे पहले आपने देखा होगा एक इंडिया में इंटरनेशनल वो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी आई थी, है ना? तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन आई थी ना, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में भी यही था कि सेंटर, स्टेट और प्राइवेट प्लेयर तीनों का कॉम्बिनेशन था. ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी है. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टीयर 2 एंड टीयर 3 वाया UIDF, दैट इज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. तो जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज है उसके लिए क्या है आपका, UIDF लॉन्च किया गया है. अभी UIDF क्या है, इट इज बेसिकली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, राइट? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, right? So this point you have to remember, UIDF is Urban Infrastructure Development Fund, right? Now continuation of 10 years interest free loan to the state government, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे भाई सेंट्रल जो है स्टेट गवर्नमेंट को 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दे देगी अपना, ताकि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है, आपने देखा है उन्हें फाइनेंशियल क्रंच रहता है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स चला सकती है, राइट? दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. 50 इयर्स के लिए बढ़ा दिया गया है. UIDF यू हैव टू रिमेंबर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और 10 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले, ठीक है, आपका दिया जा रहा है इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, राइट? तो ये मेजर आपको याद रखना है, जिसमें रेलवेज पर ध्यान दिया जाएगा. ठीक है, सपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो नेक्स्ट 50 इयर्स के लिए, राइट?
एंड UIDF, दैट इज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड। तो ये मेजर 3 वर्ड्स आपको, मेजर 3 थीम्स आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिगर्स इसमें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, अब नाउ कमिंग टू द प्रायोरिटी 4, दैट इज अनलीशिंग द पोटेंशियल, ठीक है, टूवर्ड द ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, राइट। करप्शन नहीं होना चाहिए, ब्लैक मनी सर्कुलेशन कम से कम होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। सो फॉर दैट द फेज 3 ऑफ ई कोर्ट्स टू बी लॉन्च फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई। अगर इंडिया का जुडिशरी सिस्टम पर भी इतने क्वेश्चंस उठते हैं, तो उसके लिए जस्टिस सिस्टम को फास्ट ट्रैक करने के लिए ई कोर्ट्स, राइट, ई कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट करो ताकि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जल्दी हो जाए, राइट। विवाद से विश्वास, ठीक है, विवाद से विश्वास फॉर द लेस स्ट्रिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एमएसएमई। देखो एमएसएमई सेक्टर की जो भी ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म है उसे थोड़ा ठीक करो। विवाद से विश्वास, ठीक है, तो ये लास्ट टाइम भी आया था विवाद से विश्वास, ये इस टाइम भी आया है। तो विवाद से विश्वास 1 एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, एंड विवाद से विश्वास 2 फॉर द इजियर सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। जो गवर्नमेंट पीएसयूज होती है और गवर्नमेंट, उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट होता है जिसकी वजह से काम रुक जाता है, राइट, तो उसे ठीक करो। तो अब ध्यान रखना, विवाद से विश्वास 1 है जो एमएसएमई सेक्टर वाले एरिया को स्ट्रीमलाइन करने के लिए है, 2 है जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के बीच में सेटलमेंट ठीक करने के लिए है ना। इनपुट बेस्ड टू द रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग फॉर द बेटर एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स, है ना। इनपुट बेस्ड टू रिजल्ट बेस्ड, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी उसमें, ठीक है। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। एंटिटी डिजी लॉकर टू बी सेट अप फॉर द बिजनेसेस फॉर अ सिक्योर ऑनलाइन स्टोरेज एंड शेयरिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, है ना। तो आपका डिजी लॉकर, नेशनल डिजी लॉकर बनाए, ठीक है, ताकि आप ऑनलाइन शेयरिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हो। ये अगेन ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देगा, करप्शन को कम करेगा, है ना। और जैसे ऑनलाइन आजकल वो होती है, जो भी प्रोजेक्ट्स की बेटिंग वगैरह होती है ना, टेंडर जो होते हैं वो भी ऑनलाइन होते हैं। तो ऑल इन ऑल दिस दिस डिजी लॉकर विल हेल्प, राइट। मूविंग फॉरवर्ड अगेन, तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी। आज के समय पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, अभी आपने वो देखा होगा चैट जीपीटी, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके लिए एक सेंटर एक्सीलेंस की स्टैब्लिशमेंट की जा रही है, सेंटर एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस विल हेल्प इन व्हाट, दिस विल हेल्प कि इंडिया में एक थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाए, लोगों को अवेयरनेस मिल पाए कि भाई अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी। अभी जो नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी है ना, इसका क्या काम है, इसका काम सिंपल है कि फुल पोटेंशियल डिजिटल गवर्नेंस का, है ना। अब डेटा डिजिटल गवर्नेंस बढ़ाओ, राइट। अब जब आप डिजिटल गवर्नेंस बढ़ाओगे तो बेसिकली क्या होगा, जो फाइल वर्क वगैरह है वो कम होएगा, ठीक है, उसे कम करो। गवर्निंग सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करो, सर्विस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करो, डिलीवरी सिस्टम को अच्छा करो, है ना। तो इसके लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क आया है। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि डिजिटल इंडिया के आइडिया में आपका ये डेटा गवर्नेंस पॉलिसी थी। तो डिजिटल इंडिया के आइडियाज को फ्री फ्लो करने के लिए, ठीक है, बेसिकली डिजिटल गवर्नेंस का आपको पूरी तरह से यूटिलाइजेशन कराना है इसमें डेटा गवर्नेंस पॉलिसी में, राइट। तो उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, राइट, ये सारी चीजें होंगी। नाउ कमिंग टू द प्रायोरिटी 5, प्रायोरिटी 5 आपकी बात करती है ग्रीन ग्रोथ की। देखो इंडिया का अपना टारगेट है दैट बाय 2070 इंडिया क्या करने वाला है, इंडिया कार्बन न्यूट्रल होने वाला है, राइट, कार्बन न्यूट्रल होने वाला है। ये आपको पता ही हुआ, कोप जो 26 हुई थी ग्लासगो में, वहां पे इंडिया ने अपना टारगेट लिया है। हर एक कंट्री आजकल शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी, है ना, कैसे वो आपका रिडक्शन कम कर सकें ग्रीन हाउस गैसेस का एंड ऑल, ठीक है। तो वही है,
तो ग्रीन ग्रोथ आपका मूविंग फॉरवर्ड टू अचीव द क्लाइमेट गोल्स। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें आपका ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है टू लॉन्च टू इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल एक्शन। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, जो भी सस्टेनेबल एक्शन है, चाहे सोलर रूफटॉप बनाना हो, है ना, सोलर पंप्स, राइट, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसके लिए आपका ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम आपका लॉन्च किया गया है। पीएम प्रणाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम किस लिए है? टू इंसेंटिवाइज स्टेट एंड यूटी टू प्रमोट ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर। अभी क्या है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है उसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट डिग्रेडेशन होता है, लैंड सॉइल वाटर पोल्यूशन सब तरह का होता है। तो पीएम प्रणाम स्कीम, ताकि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी काम करे कोई ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर मेथड, ठीक है, चाहे फिर उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग ही क्यों ना हो, उन सबको बढ़ावा दिया जाए पीएम प्रणाम। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट टू बी स्टैब्लिश अंडर गोवर्धन स्कीम। ये गोवर्धन स्कीम ना बेसिकली पहले आई थी। तो गोवर्धन में ये था कि गैल्वेनाइज ऑर्गेनिक बायोगैस, मतलब जो बेसिकली जो कॉडंग वगैरह होता है उससे आपका बायोगैस प्रोडक्शन करा जाए, है ना, उसे उसके कलेक्शन कराओ, बायोगैस प्रोडक्शन कराओ। तो उससे दो काम होंगे, स्वच्छ भारत होगा एक तो, है ना, दूसरा क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना, बायोगैस से रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। तो वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स, तो ये इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बनाओ, ताकि दोनों मोटिव, स्वच्छ भारत वाला भी और रिन्यूएबल एनर्जी का, वो हम फुलफिल कर पाए। देन वी हैव मिस्टी। मिस्टी किसी है, जो मैंग्रोव प्लांटेशन है अलोंग दी कोस्ट लाइन, उसको करेक्ट करने के लिए। तो आपको पता है जैसे इंडिया में 0.14 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, तो मैनग्रूव आपने देखा होगा सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में वी हैव अ मैनग्रूव फॉरेस्ट, जो बेसिकली मार्शी एरिया जो कोस्टल वाला होता है वहां पर आपको मैनग्रूव फॉरेस्ट, मैनग्रूव प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसके, क्योंकि जो मैनग्रूव्स है ना उनका बहुत बड़ा रोल होता है, वो आपका साइक्लोन वगैरह में भी प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो मैनग्रूव प्लांटेशन को करेक्ट करने के लिए अलोंग द कोस्ट लाइन, उसके लिए हमने मिस्टी प्रोग्राम लेके आए हैं। देन अमृत धरोहर टू बी इम्प्लीमेंट इन नेक्स्ट 3 years टू ऑप्टिमल यूसेज ऑफ वेटलैंड्स। बड़ा सरप्राइज है, आज 2 फरवरी है, मैं 2 फरवरी को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 2 फरवरी को ही हम मनाते हैं वेटलैंड डे। ठीक है, वेटलैंड डे, तो उसके लिए आपका अमृत धरोहर, ठीक है, तो इससे होगा क्या, बेसिकली वेटलैंड प्रोटेक्शन होगी, है ना। आर्टिफिशियल वेटलैंड्स अब इंडिया में डेवलप हो रहे हैं। इससे पहले लास्ट ईयर इंडिया ने अमृत सरोवर एक प्रोग्राम निकाला था, जिसमें आइडिया ये था कि 75 अमृत सरोवर आर्टिफिशियल आपके लेक्स डेवलप किए जाए, सो दैट वो क्लाइमेट कंट्रोल करने में भी काम करे, है ना, और आपका फ्लड मैनेजमेंट अर्बन प्लानिंग में भी काम करे, राइट। तो फॉर दिस इज अमृत धरोहर। तो इसमें आपको मिस्टी ध्यान रखना है, गोवर्धन स्कीम ध्यान रखनी है, पीएम प्रणाम स्कीम ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑल दीज पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर एंड दीज ऑल आर फॉर द ग्रीन ग्रोथ, राइट। तो जैसे बार बार मैं बोल रहा हूँ, गोवर्धन स्कीम, द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये अभी आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से दिसंबर के करंट अफेयर में भी था ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए इसमें अराउंड 19 400 करोड़ तक का, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द फिगर, बट इट इज सम अराउंड 1900 करोड़ अराउंड अप्रॉक्स तक का गवर्नमेंट आउटले आया है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में, है ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का भी आइडिया यही है कि इंडिया में ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, तो ये प्राकृतिक खेती के लिए बेसिकली जो आपकी जीरो बजट फार्मिंग भी इसे बोलते हैं, 2018 के बजट में शायद जीरो बजट फार्मिंग वर्ड इसमें यूज किया गया था, राइट, जो कि प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना है, राइट, जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोल सकते हैं, राइट। तो ग्रीन जो आइडियाज है उसमें ये सारी चीजें हैं जो ग्रीन ग्रोथ के आइडियाज हैं, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं, प्रायोरिटी 6 देखते हैं, यूथ एम्पावरमेंट। यूथ एम्पावरमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अभी इंडिया ने अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वी हैव सरपास चाइना, वी आर करेंटली द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव द लार्जेस्ट यूथ। अब यूथ का एम्पावरमेंट भी जरूरत है, यूथ पावर को किस तरह से यूज किया जाए, तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च हुई है, जिसमें आपकी जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, इंडस्ट्री पार्टनरशिप, न्यू कोर्सेज लाइक रोबोटिक्स, कोडिंग, ठीक है,
AI, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, ठीक है, ये सब पे बढ़ावा दिया जाएगा। स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम, डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा दो, डिमांड बेस्ड फॉर्म स्किल, linking with the employers, facilitate to access to the entrepreneurship scheme, right? All this thing is there. Then we have, मतलब ये बेसिकली अमृत पीढ़ी बोला गया है, जो यूथ एम्पावरमेंट है वो अमृत पीढ़ी है, क्योंकि नेक्स्ट 75 ईयर्स की इकोनॉमी आज की यूथ पे डिपेंड कर रही है, राइट? तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, तो उसके लिए टू प्रोवाइड स्टाइफंड सपोर्ट टू 47 लाख यूथ इन 3 ईयर्स, अगले 3 साल के लिए, ठीक है। प्रमोशन स्कीम करेंगे तो उससे क्या होगा, यूथ यूथ को जब स्टाइफंड वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपर लेवल पर, तो उससे एक ट्रेनिंग, जो अप्रेंटिसशिप जो कल्चर होता है उसे बढ़ावा मिलेगा, राइट? एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होगा। देन बूस्टिंग टूरिज्म, ठीक है, 50 डेस्टिनेशन टू बी सिलेक्टेड एंड डेवलप टू द कंप्लीट पैकेज ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है। टूरिज्म को बढ़ावा दो, टूरिज्म भी एक मेजर प्ले करता है इकोनॉमिक बूस्ट के लिए। एंड सेटिंग अप द यूटिलिटी मॉल्स इन स्टेट कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटी मॉल्स। देखो, प्रमोशन एंड सेल्स ऑफ दी ODOP, बेसिकली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम आपकी हालांकि स्टार्ट तो उत्तर प्रदेश से हुई थी, फिर ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बजट में भी आई। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ये बोलती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का कोई एक प्रोडक्ट बहुत फेमस होता है, ठीक है। हो सकता है उस प्रोडक्ट को GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग में मिला हो सकता है। हो सकता है वो कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हो, जैसे गोरखपुर का टेरिकोटा इमेजेस है ना, खुर्जा की सिरामिक्स है, राइट? तो इनको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, इनका प्रोडक्शन किया जाए। प्लस जो भी किसी भी स्टेट में कोई एक मेजर कोई कैपिटल होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ हो गया, राइट? और कोई भी एक फाइनेंशियल टाउन्स होते हैं, बड़ी सिटीज होती है, वहां पर उससे एसोसिएटेड यूटिलिटी मॉल्स बनाए जाए, उनका डिस्प्ले किया जाए, उनका एक्सपोर्ट किया जाए, राइट? जैसे दिल्ली हाट टाइप होता है। तो इट विल हेल्प टू इंक्रीज द इनकम, और यूथ की क्रिएटिविटी भी इसमें बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। Now coming to the last sector, that last priority, that is financial sector. Financial sector के लिए क्या क्या काम हुए हैं इसमें? तो क्या क्या प्रपोज मेजर है फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर? सेटिंग अप द नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, अभी नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री क्या है? टू फैसिलिटेट इफेक्ट क्रेडिट फ्लो, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, फोस्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, जैसे अभी भी इंडिया की पॉपुलेशन है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑर्गेनाइज बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़ी हुई है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करो, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को कनेक्ट करो, है ना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आओ, है ना, इकोनॉमी में। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लोगों को ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जोड़ो, है ना, प्रमोट करो। तो इसके लिए आपका नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री को बनाया जा रहा है, ठीक है। सेटिंग अप द सेंटर डेटा प्रोसेसिंग सेंटर। सेंटर डेटा प्रोसेसिंग सेंटर इज टू फोस्टर हैंडलिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है कंपनीज एक्ट में, ताकि एक प्रॉपर सेंटर डेटा प्रोसेसिंग सेंटर हो, गवर्नमेंट को पता हो, राइट? तो ऑल दिस थिंग इज क्रेडिट गारंटी टू MSME, जो भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए कितनी क्रेडिट गारंटी की बात करी गई है। आजकल आपको पता है इंडिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप कल्चर है, MSME को बढ़ावा देना है, क्योंकि MSME बेसिकली इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे, और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे मिलेगा इंडिया में, तो इंडिया में एक्सपोर्ट्स एंड अदर थिंग्स को बढ़ावा मिलेगा, राइट? जॉब्स बढ़ेंगी। तो उसके लिए 900 करोड़ इन्फ्यूजन करा गया है, ठीक है, और जो कि 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगा। तो क्रेडिट गारंटी मिल रही है MSME सेक्टर को, राइट? ये आत्मनिर्भर भारत योजना जब से आई है 2020 से, तब से MSME सेक्टर पे और ज्यादा फोकस हम कर रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव महिला सम्मान बचत पत्र। बेसिकली जो फीमेल्स की जो सेविंग स्कीम है ना, उसे थोड़ा सा मतलब बढ़ाया गया है। वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर 2 years पीरियड विद डिपॉजिट फैसिलिटी ऑफ 2 लाख फॉर वुमेन। तो उसमें करीब पता है 7.5 तक का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा फीमेल्स को। तो इट इज अ गुड थिंग फॉर द फीमेल एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल वुमेन एम्पावरमेंट आप इसे बोल सकते हो। देन बेनिफिट फॉर द सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन अब मैक्सिमम डिपॉजिट अभी तक 15 लाख कर सकते हैं अपनी सेविंग स्कीम में, वो बढ़ा के डबल कर दिया है, ऑलमोस्ट 30 lakhs कर दिया है। एंड देन इज गिफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, ठीक है। तो सेवरल इनिशिएटिव टू प्रमोट बिजनेस एक्टिविटी इन दैट, राइट? तो ये महिला बचत पत्र याद रखना, नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री याद रखना, MSME के लिए
900 करोड़ का जो इन्फ्यूजन है ये हमें ध्यान रखना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं, तो दीज आर द 7 प्रायोरिटीज वी हैव कवर्ड। तो मेजर मेजर स्कीम मैंने आपको बता दी है, तो 7 प्रायोरिटीज बिल्कुल बस ध्यान रखनी है हमें, जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब इसके सेकंड पार्ट ऑफ बजट पे आते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ बजट में जो मेजर चीजें हैं वो है हमारा पर्सनल इनकम टैक्स, क्या करा गया है। तो गवर्नमेंट का इसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसमें बोला है कि हम बेनिफिट करेंगे जो हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास है। तो उसके लिए हम कैसे बेनिफिट करेंगे, नो इनकम टैक्स फॉर द पर्सन विद द इनकम अप टू 7 लाख इन द न्यू टैक्स रिजीम। तो अभी तक 5 लाख तक नो टैक्स था, उसे बढ़ा के कितना कर दिया, 7 लाख, अब 7 लाख तक नो टैक्स रिजीम है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 to the salary people and the deduction up to 1,500 for the pensioners under new tax regime also। ठीक है, तो इतना डिडक्शन 50,000 तक सैलरी लोगों के लिए, और जो पेंशनर्स होते हैं उनमें 15,000 तक का आपका रिबेट दिया गया है। रिडक्शन ऑफ द हाईएस्ट सरचार्ज, सरचार्ज भी कम किया गया है। आपका जो सरचार्ज होता है बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स, राइट, तो सरचार्ज इज बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स, तो रिडक्शन ऑफ द हाईएस्ट सरचार्ज फ्रॉम 37% टू 25%। अब ये फिगर थोड़ा याद रखना, 7 लाख वाली फिगर थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो ये 37 से 25 कर दिया गया। टैक्स एग्जम्पशन लिमिट ऑन लीव एनकैशमेंट और रिटायरमेंट ऑफ द नॉन गवर्नमेंट सैलरी एम्प्लॉयज इंक्रीज बाय 25 लाख। तो इतना ज्यादा आपके एग्जाम पर से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले फिगर इंपॉर्टेंट है और 7 लाख वाला इंपॉर्टेंट है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखते हैं कुछ इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल। ये तो क्योंकि पर्सनल इनकम टैक्स इट्स कम अंडर डायरेक्ट टैक्स ना, तो डायरेक्ट टैक्स में आता है। हालांकि कॉर्पोरेशन टैक्स जो और टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्सेस में वो एज इट इज नहीं है। आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स में क्या करा गया है। तो इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स में हम देखेंगे जरा, जैसे ग्रीन मोबिलिटी पे टू एग्जेम्प्ट एक्साइज ड्यूटी ऑन जीएसटी पेड ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस। अब एक तरफ क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है भाई हमें ग्रीन ग्रोथ करनी है, अब ग्रीन ग्रोथ करनी है तो ये तो करना ही पड़ेगा ना भाई। जो बायोगैस प्लांट है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, सीएनजी प्लांट है, उन पे एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से देखते हैं टू प्रोवाइड रिलीफ इन द कस्टम ड्यूटी। अगर आप मोबाइल फोन इंपोर्ट थोड़ा सस्ता कर दिया है ना। ओपन सेल टीवी पैनल में रिडक्शन कर दिया 2.5% है। अब इतना ज्यादा एग्जाम में नहीं आता है ना। ये बस इंफॉर्मेशन के लिए, एग्जाम पर से तो आपको बस ग्रीन मोबिलिटी ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल्स पे देखते हैं, इंक्रीज बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिक चिमनीज। अब ऑब्वियसली ये कोई नहीं पूछेगा, 7.5 to 15% रिडक्शन द कस्टम ड्यूटी ऑन द चिमनी हीट, नॉट इंपॉर्टेंट। केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स में क्या है, टू एग्जेम्प्ट द बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन द केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एंड रिड्यूस द बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन है ना फेल्सपार एंड द क्रूड glycerine to 25%. This is again, this very detailed thing, they will not going to ask in your exam, because in our exam the multiple choice question they generally frame, तो ऊपर से ही बन जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं। मरीन प्रोडक्ट रिड्यूस ड्यूटी ऑन द की इनपुट्स ऑफ द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ श्रिम्प फीड्स, है ना। देन प्रीशियस मेटल पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। टू इंक्रीज द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन सिल्वर बार्स एंड आर्टिकल्स। कंपाउंडेड रबर इंक्रीज द बेसिक कस्टम ड्यूटीज पे बढ़ा दी गई है। सिगरेट, सिगरेट टू रिवाइज अप टू 16% जो नेशनल क्लैमिटी कंटीजेंसी ड्यूटी है ना, क्योंकि सिगरेट एक सिन आइटम में आता है तो वो बढ़ा दी गई है। सो दिस इज जस्ट द इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को कम मिलेंगे, क्वेश्चन जनरली स्कीम्स पे आते हैं, जैसे पीएम प्रणाम क्या है ना, अंशरी क्या है, इस पर आएंगे, ग्रीन ग्रोथ के क्या एजेंडाज है, इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे इस बजट से। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ एस्टिमेट्स देखते हैं इस बार के बजट के क्या क्या एस्टिमेट्स है। तो बजट एस्टिमेट्स में हम बेसिकली क्या बात करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कितना भाई आया, और टोटल हमारा रेवेन्यू, राइट। तो रेवेन्यू में हमारे दो तरह के रेवेन्यू होते हैं बजट में, आपको पता होगा, है ना। एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। और जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो अगेन दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है हमारे पास, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिक जिसने बजट पढ़ा होगा तो उसे सारी बातें पता होंगी कि बजट में बेसिकली आपका रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, राइट। तो एक थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं 2023-24 का क्या है। तो ब्लू वाला इज द 23-24, राइट। तो जब मैं रेवेन्यू की बात करूं, रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करूं, तो रेवेन्यू रिसिप्ट आपकी बढ़ गई है ना। आप देखोगे
पिछले फाइनेंशियल ईयर से हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्रीज हुआ है, एंड हमारा रेवेन्यू जो कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू आता है रेवेन्यू, वो भी हल्का सा हमारा करीब 18 समथिंग हुआ है ना, इट इज ऑल्सो इंक्रीज। एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑलमोस्ट सेम, है ना, फ्रॉम द लास्ट फाइनेंशियल ईयर ऑलमोस्ट सेम, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन इंक्रीज। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, और आपको पता ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो ध्यान है ही। ठीक है, तो हालांकि ये फिगर आपको नहीं आएंगे, बट यू जस्ट नीड टू हैव द यू नो कि कुछ क्या बढ़ा है क्या डिक्रीज हुआ है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है इसका, वो देख लेते हैं, डेफिसिट्स, बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट्स में आपने देखा होगा, जैसे बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट की अगर मैं बात करूं तो बजट डेफिसिट इज सिंपल, जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए आपके रेवेन्यू से, है ना, दैट इज बेसिकली डेफिसिट, राइट। अब आप देखो, सबसे पहले बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। सबसे पहले रेवेन्यू लेते हैं, वो इजी होता है। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, है ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट सिंपल होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट से, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पेंशन आती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरीज आती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा करती है सरकार वो आता है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट जो आपकी टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट सरकार के पास आती हैं, जो पैसा टैक्स और नॉन टैक्स के थ्रू आता है, दैट इज बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट। या जो एसटीज के थ्रू आता है ना, नॉन टैक्स में एसटीज वगैरह आ जाते हैं। तो आप देखो, हमें बात करनी है 23-24 में हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ रहा है। तो रेवेन्यू डेफिसिट, ये जो ऑरेंज लाइन है, इफ यू सी, सो इट्स कम अराउंड 2.9%, जो कि पहले कितना था 4.1, तो ये हमने डिक्रीज करा, दिस इज अ गुड थिंग। जितना कम होगा डेफिसिट उतना फायदा होगा। देन वी हैव फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इकोनॉमी में। अगर फिस्कल डेफिसिट किसी कंट्री का ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है, वहां पर आपको इन्फ्लेशन भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये बहुत याद रखना दैट इन 22-23 में जो रिवाइज एस्टिमेट था उसके अकॉर्डिंग 6.4 था हमारा फिस्कल डेफिसिट, और ये अब आ गया है 5.9। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 5.9% ऑफ जीडीपी। और इसको पता है, इसको कंट्रोल करने का 4.5% ऑफ जीडीपी ले जाना टारगेट है गवर्नमेंट का बाय 2025-26 तक। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिगर आपको थोड़ा ध्यान रखनी है फिस्कल डेफिसिट वाली, राइट। प्राइमरी प्राइमरी डेफिसिट इज 2.9% एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज 1.7%। तो इसमें रेवेन्यू डेफिसिट इंपॉर्टेंट है और आपका फिस्कल डेफिसिट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज की इस क्लास में हमने मेजर जो बजट की हाइलाइट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम हैं, वो हमने कवर कर ली। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि इस बजट, क्योंकि ये निर्मला सीतारमन जी का आपका कंटिन्यूअस लास्ट बजट था, शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब इसमें जब ये बजट शुरू हुआ था तो इसमें बेसिकली अचीवमेंट्स भी बताए गए थे 2014 से लेके, क्या क्या अचीवमेंट्स गवर्नमेंट ने, हमने मतलब प्रेजेंटली इंडिया में हमारे देखने को मिले हैं। तो क्या क्या अचीवमेंट्स मिले हैं, तो फ्रॉम 10 टू 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बने हैं, है ना। हालांकि एशिया में तो हम 3rd लार्जेस्ट हैं, वर्ल्ड में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो कुछ फिगर्स आपको ध्यान रखने, जैसे 11.7 लाख करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट, स्वच्छ भारत अभियान। क्योंकि आपको पता होगा स्वच्छ भारत अभियान 2014 में ही आया था, है ना। तो स्वच्छ भारत अभियान में इतनी टॉयलेट्स बन गए, ये याद नहीं रखना, बस स्वच्छ भारत अभियान याद रखना है। ठीक है, उज्ज्वला योजना में एलपीजी कनेक्शन, उज्ज्वला योजना किसके लिए थी, एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। तो 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन आपको मिल गए हैं। कोविड टाइम्स देखा 2014 के बाद, तो उसमें 20 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन लगाई गई। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जनधन योजना, जनधन योजना भी आपको पता है 2014 में आई थी जनधन योजना। जनधन योजना बेसिकली जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट आपका ओपन करने के लिए थी, जो भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब एटलीस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन में वो आए। तो करीब 47.8 करोड़ बैंक्स ओपन हुए हैं जनधन योजना में। पीएम सुरक्षा बीमा एंड पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। देन पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना है बेसिकली जो भी इंडिया में फार्मर्स हैं और उन पे 5 हेक्टेयर से कम लैंड है, तो उन्हें ईयरली 6,000 रुपीज एज एन सब्सिडी मिलती है। ठीक है,
तो ये है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये 2019 में आई थी, 2019 में आई थी। और पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है इंडिया में, और अब प्रेजेंट पर कैपिटा इनकम आपको याद रखनी है, दैट इज ₹1.97 लाख। ठीक है, तो ऑल दीज आर दी अचीवमेंट विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज दिस इज द लास्ट बजट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। Maybe next time they will continue or not, that is a history, that will be the future thing। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि क्या क्या मेजर चीजें हैं। तो ये एक स्कीम्स में आ सकता है कि उज्ज्वला स्कीम किससे रिलेटेड है, जनधन योजना किससे रिलेटेड है, पीएम किसान स्कीम किससे रिलेटेड है, राइट। सो फॉर दैट, फॉर एग्जाम्पल से आई हैव डिस्कस द मेजर पॉइंट, राइट। आई होप यू लाइक दिस सेशन। सी यू सून इन क्लासेस, राइट। और कोई डाउट हो तो हम क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।